तो दोस्तों आपने माइनक्राफ्ट गेम कभी ना कभी तो खेला होगा। ये एक वायरल एक जैसे गेम है और अब इस पर फिर से एक मूवी हमें देखने को मिलने वाली है जिसका टाइटल रहने वाला है माइनक्राफ्ट मूवी। जी हाँ दोस्तों, ये माइनक्राफ्ट मूवी जो कि हमें 2025 तक देखने को मिलेगी और एडवेंचर एक्शन से भरपूर ये मूवी रहने वाली है। तो आज पूरी जानकारी इस मूवी के बारे में बताया गया, पूरी एक जैसे स्टोरी क्या हमें देखने को मिलने वाली है, कब देखने को मिलेगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर चैनल को सेट कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। ए माइनक्राफ्ट मूवी एक आगामी अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन जेरेड हेस ने किया है और क्रिस बोमन और हबेल पामर ने लिखा है। यह मोजांग स्टूडियो द्वारा विकसित 2011 के वीडियो गेम माइनक्राफ्ट पर आधारित है। फिल्म में जेसन मोमोआ, जैक ब्लैक, एम्मा मायर्स, डेनियल ब्रूक्स, सेबस्टियन यूजीन हेंसेन, मैट बेरी और जेनिफर कूलिज ने अभिनय किया है। माइनक्राफ्ट फिल्म रूपांतरण की योजना की घोषणा फरवरी 2014 में की गई थी, जब निर्माता मार्कस पर्सन ने खुलासा किया था कि मोजांग वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के साथ इस परियोजना को विकसित करने के लिए बातचीत कर रहा था, जिसमें रॉय ली और जिल मेसिक निर्माण कर रहे थे। विकास के दौरान फिल्म निर्माता शॉन लेवी, रॉब मैक्लेनी और पीटर सोलेट को शुरू में निर्देशन के लिए काम पर रखा गया था, जबकि लेखक कीरन और मिशेल मुलरोनी, जेसन फुट्स, आरोन और एडम नी और एलिसन श्रोएडर जुड़े थे। अप्रैल 2022 में लीजेंडरी एंटरटेनमेंट शामिल हो गया, जिसमें हेस को नया निर्देशक नियुक्त किया गया और मोमोआ से अभिनय करने के लिए बातचीत की गई। आगे की कास्टिंग मई 2023 से जनवरी 2024 तक हुई। माइनक्राफ्ट मूवी संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली है। आधार 4 बेमेल लोग: गैरेट द गार्बेज मैन गैरिसन, जेसन मोमोआ, हेनरी, सेबेस्टियन हेंसेन, नताली, एम्मा मायर्स और डॉन, डेनियल ब्रूक्स खुद को साधारण समस्याओं से जूझते हुए पाते हैं, जब उन्हें अचानक एक रहस्यमय पोर्टल के माध्यम से ओवरवर्ल्ड में खींच लिया जाता है, एक विचित्र, घनाकार वंडरलैंड जो कल्पना पर पनपता है। घर वापस जाने के लिए उन्हें इस दुनिया पर महारत हासिल करनी होगी और इसे पिगलिन और जॉम्बी जैसी बुरी चीजों से भी बचाना होगा, जबकि एक अप्रत्याशित, विशेषज्ञ शिल्पकार, स्टीव जैक ब्लैक के साथ जादुई खोज पर निकलना होगा। साथ में उनका रोमांच सभी पाँचों को साहसी बनने और उन गुणों के साथ फिर से जुड़ने की चुनौती देगा जो उनमें से प्रत्येक को अद्वितीय रूप से रचनात्मक बनाते हैं। वास्तविक दुनिया में वापस पनपने के लिए उन्हें जिन कौशलों की आवश्यकता है। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ई गालना, जेसन मोमोआ गैरेट द गार्बेज मैन गैरिसन 2, जैक ब्लैक स्टीव के रूप में 3, एम्मा मायर्स नताली के रूप में 4, डेनियल ब्रूक्स डॉन के रूप में 5, सेबेस्टियन यूजीन हेंसन हेनरी के रूप में 5। इसके अलावा जेनिफर कूलिज, जिन्होंने पहले हेस के साथ जेंटलमैन ब्रोंकोस में काम किया था, मैट बेरी, केट मैकिनन और जेमाइन क्लेमेंट, जिन्होंने पहले हेस के साथ जेंटलमैन ब्रोंकोस, डॉन वर्डेन और थेल्मा द यूनिकॉर्न में काम किया था, को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया है। 6, 7, 8 लोकप्रिय यूट्यूबर वाल्किरे फिल्म में एक कैमियो भूमिका निभाने के लिए तैयार है। 9 उत्पादन विकास 2012 में मोजांग स्टूडियो को हॉलीवुड के निर्माताओं से प्रस्ताव मिले जो माइनक्राफ्ट से संबंधित टेलीविजन सीरीज का निर्माण करना चाहते थे। हालांकि मोजांग ने कहा कि वे केवल तभी इस तरह की परियोजनाओं में शामिल होंगे जब सही विचार सामने आएगा। 2 साल बाद फरवरी 2014 में किकस्टार्टर के माध्यम से एक प्रशंसक फिल्म को क्राउडफंड करने का प्रयास बंद कर दिया गया था, जब मार्कस नॉच पर्सन ने फिल्म निर्माताओं को लाइसेंस का उपयोग करने से मना कर दिया था। इसका कारण यह बताया गया था कि मोजांग के साथ कोई समझौता होने से पहले किकस्टार्टर की स्थापना की गई थी। 11/12 उसी महीने पर्सन ने खुलासा किया कि मोजांग रॉय ली और जिल मेसिक द्वारा निर्मित
एक आधिकारिक मिनक्राफ्ट फिल्म विकसित करने के लिए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के साथ बातचीत कर रहा था। 13-14 अक्टूबर 2014 में मोजांग सीसीओवुबुई ने कहा कि फिल्म विकास के अपने शुरुआती दिनों में थी, यह कहते हुए कि यह एक बड़े बजट का उत्पादन था, और यह भी कहा कि यह 2018 से पहले रिलीज नहीं हो सकती है। 15-16 उसी महीने वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म का निर्देशन करने के लिए शॉन लेवी को काम पर रखा। 17 जबकि दिसंबर में यह पुष्टि की गई कि लेवी और लेखक कीरन और मिशेल मुलरोनी, जो एक साथ फिल्म का विकास कर रहे थे, ने परियोजना छोड़ दी थी। शिपा जुलाई 2015 में यह घोषणा की गई कि वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म का निर्देशन करने के लिए रॉब मैकलेनी को काम पर रखा था। मैकलेनी के अनुसार उन्हें खेल की खुली दुनिया की प्रकृति के आधार पर फिल्म के लिए आकर्षित किया गया था, एक विचार जिस पर वार्नर ब्रदर्स ने शुरू में सहमति व्यक्त की थी और जिसके लिए उन्होंने उन्हें प्रारंभिक $150 मिलियन का बजट प्रदान किया था। 19-20 में फिल्म पर शुरुआती उत्पादन शुरू हुआ, जिसमें जून में 24 मई 2019 की रिलीज की तारीख तय करना, 21 अक्टूबर में जेसन फुट्स को स्क्रिप्ट लिखने के लिए सेट करना, 22 और नवंबर में स्टीव कैरेल को एक अज्ञात चरित्र की आवाज के रूप में अभिनय करने के लिए अनुबंधित करना शामिल था। 23 मैकलेनी की माइनक्राफ्ट फिल्म धीरे धीरे खत्म हो गई और शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण उन्होंने अगस्त 2018 में फिल्म छोड़ दी। 24 आरोन और एडम नी को स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए चुना गया और परिणामस्वरूप फिल्म में देरी हुई। उस समय किसी नए निर्देशक की घोषणा नहीं की गई थी। जनवरी 2019 में पीटर सोलेट को फिल्म लिखने और निर्देशित करने की घोषणा की गई, जिसमें मैकलेनी के संस्करण से पूरी तरह से अलग कहानी थी। मेसिक, जिनकी 2018 में मृत्यु हो गई, को मरणोपरांत निर्माता के रूप में श्रेय दिया जाएगा। 26 अप्रैल 2019 में वार्नर ब्रदर्स ने नई फिल्म को 4 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए शेड्यूल किया। 27-28 जून 2019 में एलिसन श्रोएडर को स्क्रिप्ट लिखने और सोलेट के साथ कहानी का सहलेखन करने के लिए काम पर रखा गया था। 29 अक्टूबर 2020 में कोविड-19 महामारी ने वार्नर ब्रदर्स को अपनी रिलीज शेड्यूल को समायोजित करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें मिनक्राफ्ट फिल्म को उसकी नियोजित रिलीज तिथि से हटाना भी शामिल था। 30 अप्रैल 2022 में माइनक्राफ्ट फिल्म का निर्माण सोलेट और श्रोएडर के बिना आगे बढ़ने की घोषणा की गई थी। अब जेरेड हेस निर्देशन करने के लिए तैयार है। लीजेंडरी एंटरटेनमेंट सह-निर्माण करने के लिए अपने कार्यकारी मैरी पेरेंट के माध्यम से और जेसन मोमोआ अभिनय करने के लिए शुरुआती बातचीत में है। फिल्म के लाइव एक्शन होने की भी पुष्टि की गई थी। 31 यह भी बताया गया कि क्रिस बोमन और हबेल पामर स्क्रिप्ट को फिर से लिखेंगे। 32-33 अप्रैल 2023 की शुरुआत में यह बताया गया कि फिल्म 4 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी। 34-35 लीजेंडरी के साथ एक अलग परियोजना विकसित करने के बाद, जो कभी साकार नहीं हुई, हेस को स्टूडियो द्वारा फिल्म के लिए एक टेक पिच करने के लिए आमंत्रित किया गया था। 36 रलाई मई 2023 में मैट बेरी ने कलाकारों में शामिल होने के लिए बातचीत शुरू की। 6 बाद में नवंबर में डेनियल ब्रूक्स और सेबस्टियन यूजीन हेंसन कलाकारों में शामिल हो गए। 5 दिसंबर में एम्मा मायर्स भी कलाकारों में शामिल हो गईं। 4 जनवरी 2024 में जैक ब्लैक कलाकारों में शामिल हो गए। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से फिल्म में अपनी कास्टिंग को छेड़ा। 37-3 जेनिफर कूलिज, केट मैककिनोन और जेमाइन क्लेमेंट को भी अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया। 7-8 फिल्माने 19 जून 2023 को यह बताया गया कि फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 7 अगस्त को न्यूजीलैंड में शुरू होगी। 38 इससे पहले कि 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के कारण जुलाई में फिल्मांकन में देरी हो जाए। 39 नवंबर 2023 की शुरुआत में हड़ताल के समापन के बाद
फिल्मांकन 2024 की शुरुआत में शुरू होने का लक्ष्य रखा गया था। 40 कलाकारों के हिस्से के रूप में ब्रूक्स और हैंसेन की घोषणा के साथ फिल्मांकन दिसंबर 2023 के अंत में शुरू होने वाला था। 5 फिल्मांकन जनवरी 2024 के मध्य में ऑकलैंड में शुरू हो गया था और अप्रैल के मध्य में समाप्त हो गया था, जिसमें ग्रांट मेजर ने प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काम किया। 41 और एनरिक चेडियाक ने सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम किया। 42 सितंबर 2024 में यूट्यूबर वाल्किरा, जो फिल्म में दिखाई देने वाले हैं, ने जेसन मोमोआ पर बहुत भावनात्मक दृश्य फिल्माने के बाद प्रोडक्शन क्रू के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। 43 डाक उत्पादन। फिल्म के लिए दृश्य प्रभाव सोनी पिक्चर्स इमेजवर्क्स द्वारा प्रदान किए गए हैं, जिसमें डैन लेमन दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। 44 जेम्स थॉमस फिल्म के संपादक के रूप में काम करते हैं। 45 संगीत मार्क मदरसबॉग स्कोर तैयार करेंगे, जबकि गेबे हिल्फर और कैरिन रचमैन संगीत पर्यवेक्षक के रूप में काम करेंगे। 42 विपणन 4 सितंबर 2024 को द बीटल्स के मैजिकल मिस्ट्री टूर पर आधारित फिल्म का पहला टीजर रिलीज किया गया। टीजर पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं विभाजनकारी 46, 47 या आमतौर पर नकारात्मक के रूप में देखी गई, जिसमें सीजीआई, चरित्र डिजाइन और फिल्म की लाइव एक्शन प्रकृति की आलोचना की गई। 48, 49, 50 द वर्ज ने कहा कि इसकी अस्थिर कल्पना के अलावा यह कुछ मूर्खतापूर्ण पारिवारिक मजा जैसा दिखता है। 51 टेक्राडार यह तय नहीं कर सका कि यह बेहद खूबसूरत है या बुरे सपने जैसा है। 52 इसके विपरीत मीनक्राफ्ट के मूल निर्माता मार्कस पर्सन ने ट्विटर पर ट्रेलर की प्रशंसा करते हुए कहा, ठीक है, मैं इसमें हूं। वाह, यह एक अजीब एहसास है। 53 ट्रेलर से विभिन्न क्लिप और छवियां, जैसे कि एक मिमियाती गुलाबी भेड़, एक सफेद लामा और स्टीव के रूप में जैक ब्लैक का कहना मैं स्टीव हूं, इंटरनेट में बन गए। 47मुक्त करना 4 अप्रैल 2025 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स में आईमैक्स में माइनक्राफ्ट मूवी को नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है। शुरुआत में इसे 24 मई 2019 को रिलीज किया जाना था। 21 लेकिन 26 अप्रैल 2019 को वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म को 4 मार्च 2022 तक के लिए टाल दिया। 27 28 6 अक्टूबर 2020 को वार्नर ब्रदर्स ने कोविड-19 महामारी के कारण और द बैटमैन 2022 के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए फिल्म को रिलीज शेड्यूल से हटा दिया। 30-5 अप्रैल 2023 को 2 साल से अधिक समय तक अनिर्धारित रहने के बाद फिल्म को इसकी वर्तमान रिलीज की तारीख दी गई। 35 55यह भी देखे वीडियो गेम पर आधारित फिल्मों की सूची। नोट्स जेरेड लॉरेंस हेस, जन्म 18 जुलाई 1979 और जेरुशा एलिजाबेथ हेस उर्फ डेमके, जन्म 12 मई 1980, पति-पत्नी अमेरिकी फिल्म निर्माता है जो नेपोलियन डायनामाइट 2004, नाचो लिब्रे 2006 और जेंटलमैन ब्रोंकोस 2009 में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से सभी उन्होंने सहलिखे थे और जिनका निर्देशन जेरेड ने किया था। नाचो लिब्रे को माइक व्हाइट के साथ सहलिखा गया था। अपनी फिल्म 95 सेंसेस के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने द पोस्टल सर्विस के तीसरे एकल वी विल बिकम सिलहूट्स और किलर्स क्रिसमस चैरिटी एकल बूट्स के लिए संगीत वीडियो का भी निर्माण किया। व्यक्तिगत जीवन जेरुशा का जन्म ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था और जेरेड का जन्म ग्लेनडेल, एरिजोना में हुआ था। जेरेड ने इडाहो के प्रेस्टन हाई स्कूल में स्थानांतरित होने से पहले 2 साल तक कैंसस के मैनहट्टन हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1997 में स्नातक किया। 2-3 नेपोलियन डायनामाइट के कई दृश्य वहां फिल्माए गए थे। किशोरावस्था में जेरेड ने टीसी क्रिस्टेंसन के साथ फिल्म निर्माण में काम किया। हेस के 4 बच्चे हैं।
5 परिवार लैटर डे सेंट्स के चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट के सदस्य है। 6-7 आजीविका। जेरेड की मुलाकात जेरूशा से ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी BYU के फिल्म स्कूल में पढ़ते समय हुई थी। दोनों ने मिलकर नेपोलियन डायनामाइट नामक फिल्म लिखी, जिसका निर्माण और संपादन उनके सहपाठी जेरेमी कून ने किया था। BYU में रहते हुए जेरेड ने कार्डबोर्ड ओनली नामक एक छात्र फिल्म लिखी और निर्देशित की, जो एक 7 वर्षीय इडाहो फार्म के लड़के के बारे में है जो अपने सिर पर कार्डबोर्ड बॉक्स पहने हुए बोरियत से बचने के लिए संघर्ष करता है। BYU में रहते हुए जेरेड ने पेलुका नामक एक लघु फिल्म भी लिखी और निर्देशित की, जो नेपोलियन डायनामाइट के लिए एक प्रोटोटाइप बन गई, और इसमें वही कलाकार और कथानक शामिल थे जिसमें जॉन हेडर सेट के रूप में शामिल थे। सुपर नर्ड असाधारण। नेपोलियन डायनामाइट और पेलुका के अलावा जेरेड ने कई फिल्मों में कैमरा सहायक के रूप में काम किया है और कुछ लैटर डे सेंट कॉमेडी में छोटी भूमिकाएं निभाई है। इनमें द सिंगल्स वार्ड, द RM और प्राइड एंड प्रेजुडिस ए लैटर डे कॉमेडी शामिल है। जैक ब्लैक अभिनीत उनकी दूसरी फिल्म नाचो लिब्रे 16 जून 2006 को रिलीज हुई थी। हेसेस द्वारा बनाई गई तीसरी प्रमुख फिल्म जेंटलमैन ब्रोंकोस 2009 में रिलीज हुई थी। यह एक किशोर के बारे में है जो एक लेखक बनने की इच्छा रखता है, लेकिन एक फंतासी लेखक सम्मेलन में भाग लेने के बाद उसे पता चलता है कि उसका विचार एक स्थापित उपन्यासकार द्वारा चुरा लिया गया है। फिल्म में माइकल एंगारानो किशोर के रूप में, जेमाइन क्लेमेंट स्थापित उपन्यासकार के रूप में और सैम रॉकवेल कहानी के काल्पनिक शीर्षक चरित्र के रूप में है, जो किताबाने वाले दृश्यों में दिखाई देते हैं। 2010 में जेरेड ने यूटा स्टेट फेयर के लिए विज्ञापन बनाए जो रेडियो पर चलाए गए, लेकिन टेलीविजन पर दिखाने से मना कर दिया गया। यूटा स्टेट फेयर के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि उन्होंने यौन संबंधों के कारण उन्हें चलाने से मना कर दिया, जबकि हेस ने दावा किया कि विज्ञापन चलाने में विफलता इसलिए हुई क्योंकि उनमें मुख्य अभिनेता मार्कस टी. बोडी एक अफ्रीकी अमेरिकी थे। 2011 में जेरूशा ने ऑस्टेनलैंड पुस्तक के एक फिल्म रूपांतरण का निर्देशन किया, जो 2013 में रिलीज हुई। उन्होंने पटकथा का सहलेखन भी किया। 12 जेरेड और जेरूशा हेस 2012 में प्रसारित नेपोलियन डायनामाइट श्रृंखला के कार्यकारी निर्माताओं में से है। इसके अतिरिक्त जेरेड ने डॉन मोजर को आवाज दी, जो मूल रूप से फिल्म में ट्रेवर स्नार द्वारा निभाया गया एक किरदार है। जेरेड ने कॉमेडी हीस्ट फिल्म मास्टरमाइंड्स 2016 का निर्देशन किया। 13、14जेरेड फॉक्स टीवी सीरीज मेकिंग हिस्ट्री के कार्यकारी निर्माताओं में से थे, जिसका प्रीमियर 2017 में हुआ था। 2019 में यह घोषणा की गई थी कि जेरेड लिन वांग के साथ नेटफ्लिक्स के लिए थेल्मा द यूनिकॉर्न का एक एनिमेटेड संगीतमय फिल्म रूपांतरण निर्देशित करेंगे। जेरेड और जेरूशा दोनों इसे लिखेंगे। 16、17 जेरेड ने टाइलर मेसोम के साथ एक सच्ची अपराध डॉक्यूसीरीज मर्डर अमंग द मॉर्मन्स का सहनिर्देशन किया, जिसका प्रीमियर 3 मार्च 2021 को नेटफ्लिक्स पर हुआ। 18 2022 में यह घोषणा की गई कि जेरेड वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के लिए ए माइनक्राफ्ट मूवी का निर्देशन करेंगे, जिसमें जेसन मोमोआ और जैक ब्लैक मुख्य भूमिका में होंगे। 19 यह फिल्म जेरेड को ब्लैक के साथ फिर से जोड़ती है। इससे पहले दोनों ने नाचो लिब्रे 2006 में काम किया था। फिल्मोग्राफी। लघु फिल्म। जेरेड हेस अगले वर्ष ब्लैक ने इल्यूमिनेशन की एनिमेटेड फीचर फिल्म द सुपर मारियो ब्रदर्स में बोसर की आवाज दी। यह मूवी निंटेंडो गेम्स पर आधारित है। यह फिल्म अप्रैल 2023 में रिलीज हुई और यह अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। 52-53 उसी वर्ष उन्होंने मेल ब्रूक्स की हुलू कॉमेडी सीरीज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पार्ट 2 में जोसेफ स्टालिन और डिज्नी प्लस सीरीज द मैंडलोरियन में कैप्टन बॉम्बार्डियर की भूमिका भी निभाई। 54 ब्लैक ने फिर कुंग फू पांडा 4 में पो की अपनी भूमिका दोहराई
और बॉर्डरलैंड्स 2024 में क्लैपट्रैप की आवाज दी और ए माइनक्राफ्ट मूवी 2025 में स्टीव की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। 55, 56, 57 अन्य उद्यम। संगीत कैरियर। मुख्य लेख टेनेशियस डी। जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस भाग में सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर सहायता करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे लेख और उसके वार्ता पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, खासकर यदि संभावित रूप से मानहानिकारक हो। स्रोत खोजें। जैक ब्लैक, समाचार पत्र पुस्तकें, विद्वान जस्टोर। नवंबर 2014। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। ब्लैक विद काइल गैस ऑफ टेनेशियस डी। ब्लैक काइल गास के साथ कॉमेडी रॉक बटा हार्ड रॉक बैंड टेनियस डी के प्रमुख गायक और गिटारवादक है। 58 उन्होंने 5 एल्बम जारी किए हैं। एक स्वशीर्षक डेब्यू द पिक ऑफ डेस्टिनी, राइज ऑफ द फेनिक्स और पोस्ट एपोकैलिप्टो। उनके एल्बम द पिक ऑफ डेस्टिनी के एक गाने, जिसका शीर्षक द मेटल है, का इस्तेमाल म्यूजिक वीडियो गेम गिटार हीरो 3, लीजेंड्स ऑफ रॉक 59 और ब्रूटल लीजेंड में किया गया था। 60 एल्बम टेनियस डी से रॉक योर सॉक्स, म्यूजिक वीडियो गेम रॉक बैंड अनप्लग्ड में भी बजाया गया था। 61 द पिक ऑफ डेस्टिनी से मास्टर एक्सप्लोडर का इस्तेमाल म्यूजिक वीडियो गेम गिटार हीरो वैन हेलन, रॉक बैंड मास्टर एक्सप्लोडर और द मेटल कॉमेडी फिल्म टेनेशियस डी इन द पिक ऑफ डेस्टिनी में शामिल थे। टेनेशियस डी के दिग्गज लियाम लिंच द्वारा निर्देशित इस फिल्म में ब्लैक की कॉमेडी के आवर्ती चरित्र जैसे ली द सुपरफैन और सैस्क्वाच को दिखाया गया है। फिल्म में कई मशहूर हस्तियों ने भूमिकाएं निभाई थीं। अभिनेता टिम रॉबिन्स ने कैमियो किया और डेव ग्रोहल ने शैतान की भूमिका निभाई। बेन स्टिलर भी गिटार सेंटर में एक कार्यकर्ता के रूप में दिखाई देते हैं, यहां तक कि ट्रिब्यूट के संगीत वीडियो में भी उनकी भूमिका है। 2006 में ब्लैक का प्रदर्शन। टेनेशियस डी ने यूनाइटेड माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फाउंडेशन 63 को इन बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और 20 दिसंबर 2001 को लॉस एंजिल्स में संगठन के लिए धन जुटाने में मदद की। 64 और 16 जून 2007 को सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में। टेनेशियस डी को 90 के दशक की पॉली शोर की फिल्म बायोडोम में परफॉर्म करते देखा जा सकता है, जहां यह जोड़ी सेव द एनवायरनमेंट पार्टी में इसका गाना द 5 नीड्स गा रही है। ब्लैक ब्रॉडवे स्टार क्रिस्टिन चेनोवेथ और किशोर गायिका अभिनेत्री ओलिविया ओल्सन के साथ द एलेन डीजेनरेस शो के एलेन द म्यूजिकल नामक एपिसोड में अतिथि कलाकार भी थे। शो में गायन के अलावा उन्होंने होस्ट के साथ अपनी तत्कालीन आगामी फिल्म नाचो लिब्रे पर चर्चा की। उद्धरण वांछित। 2000 में जैक ब्लैक काइल गैस के साथ ने पंक रॉक बैंड द वेंडल्स के गीत 14 के लिए सहायक गायन प्रदान किया, जो उनके एल्बम लुक व्हाट आई ऑलमोस्ट स्टेप्ड इन में दिखाई देता है। 65 ब्लैक डेव ग्रोहल के प्रोबोट एल्बम में भी दिखाई दिए, जहां उन्होंने छिपे हुए गीत आई एम द वॉलॉक के लिए गायन प्रदान किया और लिंच के फेक सॉन्ग्स एल्बम में रॉक एंड रोल होर गीत के लिए गायन प्रदान किया। ब्लैक ने हाई फिडेलिटी के अंतिम सीक्वेंस में मार्विन गे के लेट्स गेट इट ऑन का कवर प्रदर्शन किया। उन्होंने क्वींस ऑफ द स्टोन एज के गीत बर्न द विच को लयबद्ध स्टॉम्प्स और तालियों के साथ अपनी संगीत क्षमताएं प्रदान कीं। 66 प्रशस्ति पत्र आवश्यक। ब्लैक ने मीट लोफ के एल्बम हैंक कूल टेडी बियर के गीत लाइक ए रोज पर एक युगल गीत भी रिकॉर्ड किया। 67 मीट लोफ ने पिक ऑफ डेस्टिनी फिल्म में ब्लैक के पिता की भूमिका भी निभाई। ब्लैक बेक के सेक्स लॉज के संगीत वीडियो में दिखाई दिए हैं फू फाइटर्स लर्न टू फ्लाई, लो और द वन, द ईगल्स ऑफ डेथ मेटल का आई वांट यू सो हार्ड, बॉयज बैड न्यूज, सम 41 का थिंग्स आई वांट, डियो का पुश, वीजर का फोटोग्राफ, द मूनी सुजुकी का इन ए यंग मैन्स माइंड, वीर अल यांकोविक का टैकी और डाई एंटवुड का अगली बॉय। अक्टूबर 2010 में
टेनेशियस डी 2012 में जैक ब्लैक ने अन्य मशहूर हस्तियों के साथ मिलकर बुक पीपल यूनाइट नामक गीत रिकॉर्ड किया, जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और RIF द्वारा प्रायोजित था। 68, ब्लैक ने अतिथि गायन किया और डेथक्लोक साउंड ट्रैक एल्बम द डूमस्टार रिक्विम में दिखाई दिए। 69, वह डेथक्लोक के मूल बैंड मैनेजर के लिए भागों को गाते हैं और साथ ही एक ब्लॉगर भी है। टेनेशियस डी के सदस्य के रूप में ब्लैक ने 57वें ग्रैमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मेटल प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता। 70, द लास्ट इन लाइन गीत ने पुरस्कार जीता, जो डियो द्वारा इसी नाम के गीत का एक कवर था, जो श्रद्धांजलि एल्बम दिस इज योर लाइफ में दिखाई दिया। उद्धरण की आवश्यकता। 14 जुलाई 2024 को टेनेशियस डी ने ICC सिडनी थिएटर में अपने प्रदर्शन के दौरान गैस का जन्मदिन मनाया। जन्मदिन का केक लाया गया और ब्लैक ने गैस को एक इच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गैस ने जवाब दिया, अगली बार ट्रंप को मिस न करें, एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास का जिक्र करते हुए। 2 दिन बाद ब्लैक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह गैस की टिप्पणी से अचंभित था और उसने किसी भी रूप में अभद्र भाषा या राजनीतिक हिंसा का समर्थन नहीं किया। टेनेशियस डी ने अपने बाकी विश्व दौरे को रद्द कर दिया और ब्लैक ने कहा कि उनकी रचनात्मक योजनाएं रुकी हुई है। गैस ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी, अपनी टिप्पणी को बेहद अनुचित, खतरनाक और एक भयानक गलती कहा। गैस ने उस सप्ताह के अंत में अपनी माफी को हटा दिया। 71, की कमाई की, साथ ही कुंग फू पांडा 2 और कुंग फू पांडा 3 में भी। यह उनकी पसंदीदा भूमिका है और वह सहकलाकार और 2 बार अकादमी पुरस्कार विजेता डस्टिन हॉफमैन के प्रशिक्षण की प्रशंसा करते हैं। 37 कुंग फू पांडा 2008 के अलावा 38 उन्होंने हेवी मेटल थीम वाले एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम ब्रूटल लीजेंड में मुख्य किरदार रोडी एडी रिग्स की आवाज प्रदान की, जिसके लिए उन्होंने 2009 में स्पाइक वीडियो गेम पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ आवाज का पुरस्कार जीता। 39 2009 में वे द ऑफिस के सुपर बाउल के बाद के एपिसोड में क्लोरिस लीचमैन और जेसिका अल्बा के साथ शो के भीतर एक नकली फिल्म में दिखाई दिए। 40 उन्होंने माइकल सेरा के साथ हेरोल्ड रामिस निर्देशित एडवेंचर कॉमेडी ईयर 1 2009 में अभिनय किया। अप्रैल 2009 में ब्लैक ने यो गब्बा गब्बा के एक एपिसोड में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने बच्चों के गाने गाए, जैसे इट्स नॉट फन टू गेट लॉस्ट, फ्रेंड्स और द गुडबाय सॉन्ग। 41 ब्लैक ने यूट्यूब पर स्टार वार्स मूल त्रयी की बैड लिप रीडिंग की पैरोडी में डार्थ वाडर की आवाज दी। 42, 2010 में ब्लैक ने कम्युनिटी 43 में अतिथि भूमिका निभाई और निकेलोडियन के iCarly में आई स्टार्ट ए फैन वॉर नामक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। 44 45 ब्लैक कई बार अनटेलीवाइज्ड टीवी नेटवर्क शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल चैनल 101 पर दिखाई दिए, जिसे डैन हार्मन और रॉब श्राब ने बनाया था, जिसमें उन्होंने कंप्यूटरमैन, टाइम बेल्ट और लेजरफार्ट जैसे शो में अभिनय किया। उन्होंने बिना प्रसारित स्केच कॉमेडी ऑसम टाउन के लिए एक परिचय भी दिया, जिसमें उन्होंने औपनिवेशिक युग की सैन्य वर्दी पहनी थी। परिचय में वह जॉर्ज वाशिंगटन होने का दावा करता है और थॉमस जेफरसन और अब्राहम लिंकन जैसे अन्य अमेरिकी राष्ट्रपतियों की उपलब्धियों का श्रेय लेता है। उद्धरण वांछित उनकी अगली फिल्म द बिग ईयर एक प्रतिस्पर्धी बर्ड वॉचिंग कॉमेडी है, जिसमें ओवेन विल्सन, स्टीव मार्टिन और जोबेथ विलियम्स ने सहअभिनय किया है। यह अक्टूबर 2011 में रिलीज हुई थी। 46 ब्लैक ने दूसरी बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया, इस बार कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में, रिचर्ड लिंकलेटर की ब्लैक कॉमेडी बर्नी में 2011 में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए। उन्होंने वास्तविक जीवन के हत्यारे बर्नी टाइट की भूमिका निभाई, जो एक छोटे से पूर्वी टेक्सास शहर में अंतिम संस्कार निदेशक था, जो एक अमीर विधवा से मित्रता करता है और अंततः उसकी हत्या कर देता है, जिसका किरदार शर्ली मैक्लेन ने निभाया है। ब्लैक के शांत चित्रण, प्रामाणिक पूर्वी टेक्सास उच्चारण और संगीत प्रतिभा, वे कई गॉस्पेल भजनों के साथ साथ 70 ट्रॉम्बोन्स भी गाते।
2016 में ब्लैक जलवायु परिवर्तन डॉक्यूमेंट्री शो ईयर्स ऑफ लिविंग रेंजर्सली में इसके सेलिब्रिटी संवाददाताओं में से एक के रूप में शामिल हुए। 2018 में ब्लैक गोरिल्लाज के गीत ह्यूमिलिटी के संगीत वीडियो में दिखाई दिए। 2015 वर्तमान स्थापित अभिनेता। 2019 में अक्वाफिना, ब्लैक और करेन गिलन। 2015 में ब्लैक ने गूज़बम्प्स में वास्तविक जीवन के लेखक आरएल स्टाइन का एक काल्पनिक संस्करण निभाया और स्टाइन की 2 रचनाओं स्लैपी द डमी और द इनविजिबल बॉय को अपनी आवाज दी। 51 उन्होंने फिल्म के 2018 सीक्वल गूज़बम्प्स 2 हॉन्टेड हैलोवीन में स्टाइन की भूमिका को दोहराया। उन्होंने एनिमेटेड यूट्यूब सीरीज टेनियस डी इन पोस्टेपोकैलिप्टो में खुद को और कई अन्य अतिरिक्त पात्रों को भी आवाज दी, जिसे उन्होंने अपने टेनियस डी पार्टनर काइल गैस के साथ सहनिर्देशित और सहलिखा भी था। 2017 में उन्होंने बच्चों की एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म जुमांजी वेलकम टू द जंगल। अगले वर्ष उन्होंने गस वान सेंट के नाटक डोंट वरी ही वॉन्ट गेट फार ऑन फुट 2018 में एक सहायक नाटकीय मोड़ लिया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और इसमें जोकिन फीनिक्स, रूनी मारा और जोना हिल ने अभिनय किया। उन्होंने जुमांजी वेलकम टू द जंगल के सीक्वल जुमांजी द नेक्स्ट लेवल 2019 में अपनी भूमिका दोहराई, जो अपने पूर्ववर्ती की तरह बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही और 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। उस वर्ष उन्होंने बच्चों की फंतासी फिल्म द हाउस विद अ क्लॉक इन इट्स वॉल्स 2019 में केट ब्लैंचेट और रेनी एलिस गोल्डसबेरी के साथ अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने रोको बायोग्राफिकल पैरोडी फिल्म वियर्ड द अल यांकोविच स्टोरी 2022 में डिस्क जॉकी वोल्फमैन जैक की भूमिका निभाई। 2022 की शुरुआत में उन्होंने नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड सीरीज कुंग फू पांडा द ड्रैगन नाइट में पो की भूमिका को दोहराया। उन्होंने पैरामाउंट प्लस सीरीज बिग नेट और एडल्ट स्विम सीरीज रिक एंड मॉर्टी में भी अतिथि भूमिका निभाई। उद्धरण की आवश्यकता। थॉमस जैकब ब्लैक, जन्म 28 अगस्त 1969, एक अमेरिकी अभिनेता, हास्य अभिनेता और संगीतकार है। उन्हें पारिवारिक और कॉमेडी फिल्मों में भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। इसके अलावा वे एनिमेटेड फिल्मों में अपनी आवाज के लिए भी जाने जाते हैं। उनके पुरस्कारों में एक एमी पुरस्कार, एक ग्रैमी पुरस्कार और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकन शामिल है। डेड मैन वॉकिंग 1995, द केबल गाय 1996, मार्स अटैक 1996 और एनिमी ऑफ द स्टेट 1998 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाने के बाद ब्लैक ने म्यूजिकल फिल्म हाई फिडेलिटी 2000 में अपनी ब्रेकआउट भूमिका निभाई। इसके बाद उन्हें शैलो हाल 2001 और ऑरेंज काउंटी 2002 जैसी फिल्मों में बड़ी भूमिकाएं मिली। इससे पहले कि उन्होंने स्कूल ऑफ रॉक 2003 में अपनी मुख्य भूमिका के साथ अपनी प्रमुख भूमिका को मजबूत किया। उसके बाद से उन्होंने किंग कांग 2005, द हॉलिडे 2006, नाचो लिब्रे 2006, ट्रॉपिक थंडर 2008, बर्नी 2011, गूज़बम्प्स 2016, जुमांजी वेलकम टू द जंगल 2017, इसका सीक्वल जुमांजी द नेक्स्ट लेवल 2019 और द हाउस विद अ क्लॉक इन इट्स वॉल्स 2018 में अभिनय किया है। उन्होंने कुंग फू पांडा फ्रेंचाइजी 2008 वर्तमान में पो और द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी 2023 में बोउसर की आवाज भी दी है। ब्लैक बैंड टेनेशियस डी के प्रमुख गायक है, जिसे उन्होंने 1994 में अपने लंबे समय के दोस्त काइल गैस के साथ मिलकर बनाया था। उन्होंने 2015 में द लास्ट इन लाइन के लिए सर्वश्रेष्ठ मेटल प्रदर्शन के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। 2018 से ब्लैक ने जेबलिंस्की गेम्स नामक एक यूट्यूब चैनल संचालित किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। थॉमस जैकब ब्लैक 3 का जन्म सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में 28 अगस्त 1969 को हुआ था।
5. जो सैटेलाइट इंजीनियर थॉमस विलियम ब्लैक और जूडिथ लव कोहेन के बेटे हैं। 6. उनका पालन पोषण हर्मोसा बीच, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनकी मां ने मिनटमैन परमाणु मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली, अपोलो चंद्र मॉड्यूल मार्गदर्शन प्रणाली, 7 और हबल स्पेस टेलीस्कोप के लिए विज्ञान ग्राउंड स्टेशन पर काम किया था और वह एक लेखिका भी थीं। 8, 9, 10 उनकी मां से उनके 3 बड़े सौतेले भाई बहन हैं, वैज्ञानिक नील सीगल, हॉवर्ड सीगल और राहेल सीगल। 10 उनकी मां का जन्म यहूदी के रूप में हुआ था, जबकि उनके पिता यहूदी धर्म में परिवर्तित हो गए थे। ब्लैक का पालन पोषण यहूदी के रूप में हुआ। उन्होंने हिब्रू स्कूल में पढ़ाई की और बार मिच्वा किया। 11, 12, 13 जब ब्लैक 10 साल का था तब उसके माता पिता का तलाक हो गया। 14 और उसके बाद उसके पिता ने यहूदी धर्म का पालन करना बंद कर दिया। 15, 16 ब्लैक अपने पिता के साथ कल्वर सिटी चले गए और अक्सर अपनी मां के घर जाते थे। एक बच्चे के रूप में वह 1982 में एक टेलीविजन गेम पिटफॉल के एक विज्ञापन में दिखाई दिए। 17 हाई स्कूल के लिए ब्लैक के माता पिता ने उन्हें पोसिडॉन स्कूल में दाखिला दिलाया, जो पारंपरिक स्कूल प्रणाली में संघर्ष कर रहे छात्रों के लिए बनाया गया एक निजी माध्यमिक विद्यालय था। 18 उन्होंने क्रॉसरोड्स स्कूल में भी भाग लिया, जहां उन्होंने नाटक में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बाद में उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स, UCLA में भाग लिया। 19 लेकिन मनोरंजन में अपना करियर बनाने के लिए अपने दूसरे वर्ष के दौरान पढ़ाई छोड़ दी। 20 साथ ही UCLA छात्र टिम रॉबिन्स ने बाद में ब्लैक को बॉब रॉबर्ट्स में कास्ट किया। आजीविका यह भी देखे। जैक ब्लैक फिल्मोग्राफी 1982 से 1999। प्रारंभिक भूमिकाएं 1982 में ब्लैक की पहली अभिनय नौकरी 13 साल की उम्र में वीडियो गेम पिटफॉल के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन में थी। 22 1987 में ब्लैक एक्टर्स गैंग में शामिल हो गए, जो टिम रॉबिन्स सहित UCLA के छात्रों द्वारा स्थापित एक थिएटर मंडली थी और विभिन्न प्रकार की मंच प्रस्तुतियों में दिखाई दिए। 23 ब्लैक का वयस्क करियर प्राइम टाइम टेलीविजन पर छोटी भूमिकाओं के साथ शुरू हुआ, जिसमें लाइफ गोज ऑन, नॉर्दर्न एक्सपोजर, मिस्टर शो, पिकेट फेंस, द गोल्डन पैलेस और द एक्स फाइल्स शामिल है। ब्लैक बेन स्टिलर द्वारा निर्देशित अप्रकाशित टीवी पायलट हीट विजन एंड जैक में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने अभिनेता रॉन सिल्वर द्वारा पीछा किए गए पूर्व अंतरिक्ष यात्री की भूमिका निभाई थी। उनके साथ उनका दोस्त भी था, जो एक मोटरसाइकिल के साथ विलीन हो गया था। 24 टिम रॉबिन्स द्वारा बॉब रॉबर्ट्स में कास्ट किए जाने के बाद ब्लैक ने एयरबोर्न 1993, डिमोलिशन मैन, वाटर वर्ल्ड, द फैन, द केबल गाय, मार्स अटैक, डेड मैन वॉकिंग, द जैकल, क्रॉसवर्ड्स, एनिमी ऑफ द स्टेट और अन्य जैसी छोटी फिल्म भूमिकाओं में काम करना शुरू किया। ट्रू रोमांस में उन्होंने एक सुरक्षा गार्ड के रूप में एक छोटी भूमिका निभाई थी, लेकिन दृश्य हटा दिया गया था। 2000 से 2014 सफलता और प्रमुखता की ओर बढ़ना। 2011 में काला। 2000 में ब्लैक ने जॉन क्यूसैक द्वारा संचालित एक रिकॉर्ड स्टोर में एक जंगली कर्मचारी के रूप में फिल्म हाई फिडेलिटी में सह-अभिनय किया। ब्लैक हाई फिडेलिटी में अपनी भूमिका को हॉलीवुड के दृश्य में अपनी सफलता मानते हैं। 26 उन्होंने जल्दी ही सेविंग सिल्वरमैन, शैलो हेल, नाचो लिब्रे, द पिक ऑफ डेस्टिनी में टेनियस डी, ईयर 1 और गुलिवर्स ट्रेवल्स जैसी फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं हासिल कीं। उन्हें अच्छी तरह से प्राप्त स्कूल ऑफ रॉक में उनकी अभिनीत भूमिका के लिए विशेष रूप से प्रशंसा मिली, जिसने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, संगीत या हास्य के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त किया। 27 ब्लैक ने हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर अक्टूबर 2001 में उन्हें डेनिस लेरी, जिमी किमेल और अन्य के साथ सेलिब्रिटी संस्करण में शामिल किया गया और उन्हें $1,25,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार दिया गया। 28 उन्होंने एनिमेटेड फीचर्स में वॉइस ओवर भी किया है, जिसमें आइस एज 2002 में जेके 29, 30 और शार्क टेल
2004 में लेनी शामिल है। 31-32-2004 में ब्लैक ने कार्टून नेटवर्क के एडल्ट स्विम शो टॉम गोज टू द मेयर के पहले एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। 33、21 दिसंबर 2018 को ब्लैक ने जेब्लिंस्की गेम्स नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया। बेहतर लॉन्च होने के एक हफ्ते के भीतर ही इसने 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर बना लिए थे। उद्धरण वांछित चैनल पर प्रकाशित वीडियो आमतौर पर ब्लैक और उनके 2 बेटों या गेमिंग सामग्री से जुड़े स्पष्ट वीडियो लॉग होते हैं। 73 जैक ने अपने बेटे के साथ संबंध बनाने के लिए बड़े पैमाने पर चैनल बनाया, जो चैनल का वीडियोग्राफर और संपादक है। 74-75 21 जुलाई 2019 को ब्लैक ने जून 2019 में इटिका की आत्महत्या के मद्देनजर नेशनल अलायंस ऑन मेंटल इलनेस नामी के लिए धन जुटाने के लिए लोकप्रिय यूट्यूबर प्यूडाइपाई के साथ मीनाक्राफ्ट स्ट्रीम में भाग लिया। 76-77 जून 2023 तक जेब्लिंस्की गेम्स के 5.04 मिलियन ग्राहक और 216 मिलियन वीडियो व्यू है। 78、उत्पादन कंपनी अगस्त 2006 में ब्लैक ने अपनी स्वयं की प्रोडक्शन कंपनी इलेक्ट्रिक डायनामाइट प्रोडक्शंस इंक पंजीकृत की। कंपनी का पहला काम 2009 का मॉक्यूमेंट्री ब्रैनसन था, जो कि ब्रैनमो प्रोडक्शंस और परफेक्ट वीकेंड के साथ सहनिर्माण था। 79-2011 में कंपनी 2 टीवी फिल्में माई लाइफ एज एन एक्सपेरिमेंट और श्रेड का निर्माण करेगी। 80-2013 में कंपनी ने अब बंद हो चुके याहू स्क्रीन के लिए विशेष रूप से टीवी श्रृंखला घोस्ट गर्ल्स 81 का निर्माण किया, साथ ही यूके की मॉक्यूमेंट्री विजार्ड्स वे को एक फीचर फिल्म में बदलने के अधिकार प्राप्त किए। 82 कंपनी द डी ट्रेन 2015 और द पोल्का किंग 2017 पर एक निर्माता क्रेडिट भी होगी। 2018 में डार्क कॉमेडी फिल्म हैप्पीली 2021 में। 80、फिल्मोग्राफी यह भी देखे जैक ब्लैक फिल्मोग्राफी। डिस्कोग्राफी यह भी देखे टेनेशियस डी डिस्कोग्राफी। साउंड ट्रैक एल्बम शीर्षक एल्बम विवरण। पोल्का किंग रिलीज 12 जनवरी 2018 83। लेबल झील का किनारा। प्रारूप डिजिटल डाउनलोड स्ट्रीमिंग। चार्टेड गाने। ओवरवर्ल्ड मुख्य दुनिया के अलावा माइनक्राफ्ट में 2 वैकल्पिक आयाम है, नेदर और एंड। 25、नीदरलैंड नेदर एक नरक जैसा अंडरवर्ल्ड आयाम है जिसे ओब्सिडियन से खिलाड़ी द्वारा निर्मित पोर्टल के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। गेम के नए संस्करणों में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न क्षतिग्रस्त पोर्टल्स है जिन्हें खिलाड़ी मरम्मत कर सकता है। 27 इसमें कई अनूठे संसाधन है और इसका उपयोग ओवरवर्ल्ड में लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि नेदर में यात्रा की गई प्रत्येक ब्लॉक ओवरवर्ल्ड में यात्रा की गई 8 ब्लॉकों के बराबर है। 28 नेदर को आबाद करने वाली भील में पिगमैन जैसी भील शामिल है, जिन्हें पिगलिन और उनके जोम्बीफाइड समकक्ष कहा जाता है। 29 विशेष रूप से पिगलिन में एक वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, जहां खिलाड़ी उन्हें सोने की सिल्लियां दे सकते हैं और बदले में आइटम प्राप्त कर सकते हैं। 30 खिलाड़ी नेदर में पाई जाने वाली सामग्रियों से द विदर नामक एक वैकल्पिक बॉस भील भी बना सकता है। 31 अंत ओवरवर्ल्ड में भूमिगत पोर्टल्स द्वारा अंत तक पहुंचा जाता है। इसमें एक अंधेरे अथाह शून्य के ऊपर तैरते हुए द्वीप शामिल है। एंडर ड्रैगन नामक एक बॉस दुश्मन सबसे बड़े केंद्रीय द्वीप की रखवाली करता है। 32 ड्रैगन को मारने से एक निकास पोर्टल तक पहुंच खुलती है, जिसमें प्रवेश करने पर गेम के समापन क्रेडिट और एंड पोएम का संकेत मिलता है, जो आयरिश उपन्यासकार जूलियन गफ द्वारा लिखित लगभग 1500 शब्दों का काम है। 33 जिसे स्क्रॉल करने में लगभग 9 मिनट लगते हैं। 34 और यह गेम का एकमात्र कथात्मक पाठ है। 35 और खिलाड़ी पर निर्देशित महत्वपूर्ण लंबाई का एकमात्र पाठ है। 36 10 से 12 क्रेडिट के समापन पर खिलाड़ी को उनके रिस्पॉन्स बिंदु पर वापस भेज दिया जाता है
और वह अनिश्चित काल तक गेम जारी रख सकता है। 37. खेल के अंदाज में बचने का उपाय। खिलाड़ी क्राफ्टिंग ग्रिड में आवश्यक सामग्री रखकर पत्थर की कुल्हाड़ी बनाने का प्रयास करता है, जो मानक इन्वेंट्री के ऊपर मंडराते हुए आइटम स्पेस का 3x3 ब्लॉक है, जो अन्य वस्तुओं से भरा हुआ है। मीनाक्राफ्ट में क्राफ्टिंग मेनू, जिसमें पत्थर की कुल्हाड़ी के साथ साथ खिलाड़ी की इन्वेंट्री में कुछ अन्य ब्लॉक और आइटम की क्राफ्टिंग रेसिपी दिखाई जाती है। उत्तरजीविता मोड में खिलाड़ियों को कुछ ब्लॉक और आइटम बनाने के लिए पर्यावरण में पाए जाने वाले लकड़ी और पत्थर जैसे प्राकृतिक संसाधनों को इकट्ठा करना होता है। 12. कठिनाई के आधार पर राक्षस चरित्र के एक निश्चित दायरे के बाहर अंधेरे क्षेत्रों में पैदा होते हैं, जिससे खिलाड़ियों को रात में आश्रय बनाने की आवश्यकता होती है। 12. मोड में एक स्वास्थ्य पट्टी भी होती है, जो भील के हमलों, गिरने, डूबने, लावा में गिरने, दम घुटने, भूखमरी और अन्य घटनाओं से समाप्त हो जाती है। खिलाड़ियों के पास एक भूख पट्टी भी होती है, जिसे समय समय पर खेल में खाना खाकर फिर से भरना चाहिए, जब तक कि खिलाड़ी शांतिपूर्ण पर नहीं खेल रहा हो। 38. यदि भूख पट्टी समाप्त हो जाती है, तो स्वचालित उपचार बंद हो जाता है और अंततः स्वास्थ्य समाप्त हो जाता है। खिलाड़ियों के पास लगभग पूर्ण भूख पट्टी होने पर या लगातार शांतिपूर्ण कठिनाई पर होने पर स्वास्थ्य फिर से भर जाता है। 38. खिलाड़ी मीनाक्राफ्ट में कई तरह की वस्तुओं को तैयार कर सकते हैं। तैयार की जा सकने वाली वस्तुओं में कवच शामिल है, जो हमलों से होने वाले नुकसान को कम करता है, हथियार जैसे तलवार या कुल्हाड़ी, जो राक्षसों और जानवरों को अधिक आसानी से मारने की अनुमति देता है, और उपकरण जैसे कि कुदाल या कुदाल, जो कुछ प्रकार के ब्लॉकों को अधिक तेजी से तोड़ते हैं। कुछ वस्तुओं में उन्हें तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के आधार पर कई स्तर होते हैं। उच्च स्तरीय आइटम अधिक प्रभावी और टिकाऊ होते हैं। खिलाड़ी भट्टियां बना सकते हैं, जो भोजन पका सकती है, अयस्कों को संसाधित कर सकती है और सामग्रियों को अन्य सामग्रियों में बदल सकती है। 39. खिलाड़ी एक व्यापार प्रणाली के माध्यम से एक ग्रामीण एनपीसी के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान भी कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न वस्तुओं के लिए पन्ना का व्यापार करना और इसके विपरीत शामिल है। 40. 20. खेल में एक इन्वेंट्री सिस्टम है, जो खिलाड़ियों को सीमित संख्या में आइटम ले जाने की अनुमति देता है। 41. मरने पर खिलाड़ियों की इन्वेंट्री में आइटम तब तक गिरा दिए जाते हैं जब तक कि खेल को ऐसा न करने के लिए पुनः कॉन्फ़िगर नहीं किया जाता है। खिलाड़ी फिर अपने स्पॉन पॉइंट पर फिर से स्पॉन करते हैं, जो डिफ़ॉल्ट रूप से वह जगह होती है जहां खिलाड़ी खेल में सबसे पहले स्पॉन करते हैं, और बिस्तर पर सोकर 42 या रीस्पॉन एंकर का उपयोग करके रीसेट किया जा सकता है। 43. गिराए गए आइटम पुनर्प्राप्त किए जा सकते हैं, यदि खिलाड़ी 5 मिनट के बाद गायब होने या गायब होने से पहले उन तक पहुंच सकते हैं। खिलाड़ी मॉब और अन्य खिलाड़ियों को मारकर, खनन, अयस्कों को गलाने, जानवरों को पालने और खाना पकाने के द्वारा अनुभव अंक प्राप्त कर सकते हैं। 44. फिर अनुभव को करामाती उपकरणों, कवच और हथियारों पर खर्च किया जा सकता है। गेम में उत्तरजीविता पर आधारित 2 और गेम मोड है, जिन्हें हार्डकोर मोड और एडवेंचर मोड के नाम से जाना जाता है। हार्डकोर मोड सर्वाइवल मोड की तरह ही है, लेकिन इसमें परमाडेथ की सुविधा है, जो खिलाड़ियों को मृत्यु के बाद दुनिया को मिटाने या दर्शक के रूप में इसका पता लगाने के लिए मजबूर करती है। 45. जुलाई 2024 तक यह केवल जावा संस्करण पर उपलब्ध है। 46. लॉन्च के बाद के अपडेट में गेम में एडवेंचर मोड जोड़ा गया था। 47. और यह खिलाड़ी को गेम की दुनिया को सीधे संशोधित करने से रोकता है। इसे मुख्य रूप से कस्टम मैप्स में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे मैप डिजाइनर खिलाड़ियों को इसे इच्छित तरीके से अनुभव करने की अनुमति देते हैं। 47. 48. रचनात्मक मोड। मीनाक्राफ्ट एक 2011 सैंडबॉक्स गेम है, जिसे स्वीडिश वीडियो गेम डेवलपर मोजंग स्टूडियोज द्वारा विकसित और प्रकाशित किया गया है।
मूल रूप से जावा प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके मार्कस नॉच पर्सन द्वारा बनाया गया पहला सार्वजनिक परीक्षण बिल्ड 17 मई 2009 को जारी किया गया था। 18 नवंबर 2011 को इसके पूर्ण रिलीज होने तक खेल को 2 वर्षों की अवधि में विकसित किया जाना जारी रहेगा। इसके बाद पर्सन ने मोजंग छोड़ दिया और जेम्स जेब बर्गनस्टन को खेल के विकास का नियंत्रण दे दिया। इसके रिलीज होने के बाद के वर्षों में इसे कई प्लेटफार्मों पर पोर्ट किया गया है, जिसमें स्मार्टफोन, टैबलेट और विभिन्न वीडियो गेम कंसोल शामिल है। मुख्य रूप से 4 जूल स्टूडियो द्वारा 2014 में मोजंग और मीनक्राफ्ट बौद्धिक संपदा को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा $2.5 बिलियन में खरीदा गया था। मीनक्राफ्ट में खिलाड़ी एक प्रक्रियात्मक रूप से उत्पन्न त्रिआयामी दुनिया का पता लगाते हैं, जिसमें वॉक्सल से बने लगभग अनंत इलाके होते हैं। खिलाड़ी कच्चे माल की खोज और निष्कर्षण कर सकते हैं, उपकरण और वस्तुओं को तैयार कर सकते हैं और संरचनाएं, मिट्टी के काम और मशीनों का निर्माण कर सकते हैं। अपने चुने हुए गेम मोड के आधार पर खिलाड़ी शत्रुतापूर्ण भीड़ से लड़ सकते हैं, साथ ही अन्य खिलाड़ियों के साथ सहयोग या प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। खेल के 2 मुख्य मोड हैं, एक उत्तरजीविता मोड, जहां खिलाड़ियों को जीवित रहने के लिए संसाधन हासिल करने चाहिए, और एक रचनात्मक मोड जहां खिलाड़ियों के पास असीमित संसाधन और उड़ने की क्षमता होती है। 2 मुख्य मोड के अलावा कई अन्य गेम मोड भी मौजूद है, जैसे कि एक जो खिलाड़ियों को दूसरों को देखने की अनुमति देता है और एक जो उत्तरजीविता मोड के समान ही खेलता है, लेकिन इसमें परमाडेथ की सुविधा है। मीनक्राफ्ट को आलोचकों की प्रशंसा मिली है। इसने कई पुरस्कार जीते हैं और इसे अब तक के सबसे महान वीडियो गेम में से एक माना जाता है। सोशल मीडिया, पैरोडी, अनुकूलन, मर्चेंडाइज और वार्षिक माइनकॉन सम्मेलनों ने खेल को लोकप्रिय बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। इस खेल का उपयोग शैक्षिक वातावरण में रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर विज्ञान पढ़ाने के लिए भी किया गया है। मीनक्राफ्ट स्टोरी मोर, मीनक्राफ्ट अर्थ, मीनक्राफ्ट डंजियंस और मीनक्राफ्ट लेजेंड्स सहित कई स्पिन-ऑफ भी बनाए गए हैं। इसके अलावा खेल पर आधारित एक लाइव एक्शन फिल्म, ए माइनक्राफ्ट मूवी, अप्रैल 2025 में एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित है। गेम प्ले। मीनक्राफ्ट एक 3D सैंडबॉक्स वीडियो गेम है, जिसमें पूरा करने के लिए कोई आवश्यक लक्ष्य नहीं है, जिससे खिलाड़ियों को गेम खेलने के तरीके चुनने में बड़ी मात्रा में स्वतंत्रता मिलती है। 3 गेम में एक वैकल्पिक उपलब्धि प्रणाली भी है। 4 गेमप्ले डिफ़ॉल्ट रूप से पहले व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन खिलाड़ियों के पास तीसरे व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य का विकल्प है। 5 खेल की दुनिया खुरदरी 3D वस्तुओं से बनी है, मुख्य रूप से क्यूब्स और तरल पदार्थ, जिन्हें आमतौर पर ब्लॉक के रूप में संदर्भित किया जाता है, विभिन्न सामग्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि गंदगी, पत्थर, अयस्को, पेड़ के तने, पानी और लावा। कोर गेमप्ले इन वस्तुओं को उठाने और रखने के इर्द-गिर्द घूमता है। इन ब्लॉकों को एक 3D ग्रिड में व्यवस्थित किया गया है, जबकि खिलाड़ी दुनिया भर में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। खिलाड़ी ब्लॉकों को खदान कर सकते हैं और फिर उन्हें कहीं और रख सकते हैं, जिससे वे चीजें बना सकें। 6, 7, 8 कई टिप्पणीकारों ने खेल की भौतिकी प्रणाली को अवास्तविक बताया है। 9, डिफ़ॉल्ट प्लेयर स्किन। स्टीव एक जंगल में एक गांव को देखने वाली चट्टान पर खड़ा है। दूरी पर एक छोटी पर्वत श्रृंखला है। सूरज दाईं ओर डूब रहा है, जिससे आसमान गुलाबी और नीला हो रहा है। मीनक्राफ्ट के प्रक्रियात्मक रूप से उत्पन्न इलाके का एक उदाहरण, जिसमें एक गांव और डिफ़ॉल्ट त्वचा स्टीव शामिल है। खेल की दुनिया वस्तुतः अनंत है और प्रक्रियात्मक रूप से उत्पन्न होती है, क्योंकि खिलाड़ी इसका पता लगाते हैं, एक मानचित्र बीज का उपयोग करते हुए, जो कि विश्व निर्माण के समय सिस्टम घड़ी से प्राप्त होता है या खिलाड़ी द्वारा मैन्युअल रूप से निर्दिष्ट किया जाता है। 10, 11, 12 जबकि दुनिया की ऊर्ध्वाधरता पर सीमाएं हैं,
मीनक्राफ्ट दुनिया के केंद्र से 30 मिलियन ब्लॉक तक क्षैतिज तल पर एक असीम रूप से बड़े खेल की दुनिया को उत्पन्न करने की अनुमति देता है। 13 खेल दुनिया के डेटा को छोटे 16 गुना 16 खंडों में विभाजित करके इसे प्राप्त करता है, जिन्हें खंड कहा जाता है, जो केवल तभी बनाए या लोड किए जाते हैं जब खिलाड़ी पास में होते हैं। 10 दुनिया को रेगिस्तान से लेकर जंगलों और बर्फ के मैदानों तक के बायोम में विभाजित किया गया है। 14 15 इलाके में मैदान, पहाड़, जंगल, गुफाएं और पानी या लावा के निकाय शामिल है। 12 16 नीले आकाश के सामने एक समतल घास के मैदान पर एक नीली शर्ट और बैंगनी पैंट पहने हुए एक हरे रंग का जोम्बी खड़ा है। लाल आंखों वाला एक बड़ा मकड़ी, बैंगनी आंखों वाला एक लंबा, काला, पतला प्राणी, एक हरा, 4 पैरों वाला प्राणी और एक कंकाल। मीनक्राफ्ट के कुछ राक्षस बाएं से दाएं दिखाए गए, एक जोम्बी, एक मकड़ी, एक एंडरमैन, एक क्रीपर और एक कंकाल। सभी ओवरवर्ल्ड से है। नए खिलाड़ियों को 9 संभावनाओं में से एक बेतरतीब ढंग से चयनित डिफ़ॉल्ट चरित्र की त्वचा दी जाती है, जिसमें स्टीव या एलेक्स शामिल है। 17 18 लेकिन वे अपनी खुद की खाल बनाने और अपलोड करने में सक्षम है। 19 खिलाड़ी विभिन्न भीड़ मोबाइल संस्थाओं के लिए संक्षिप्त का सामना करते हैं, जैसे कि जानवर, ग्रामीण और शत्रुतापूर्ण जीव। 20 21 निष्क्रिय भीड़, जैसे कि गाय, सूअर और मुर्गियों का भोजन और शिल्प सामग्री के लिए शिकार किया जा सकता है। वे दिन के समय में पैदा होते हैं, जबकि शत्रुतापूर्ण भीड़, जिसमें बड़े मकड़ियों, चुड़ैलों, लताएं, कंकाल, एंडरमैन और लाश शामिल है, रात के समय या गुफाओं जैसे अंधेरे स्थानों में पैदा होते हैं। 22 23 कुछ शत्रुतापूर्ण भीड़, जैसे कि लाश, कंकाल और डूबे हुए जोम्बी के पानी के नीचे के संस्करण, सूरज के नीचे जलते हैं। 24 मीनक्राफ्ट के लिए अद्वितीय अन्य प्राणियों में क्रीपर, एक विस्फोटक प्राणी जो खिलाड़ी पर छिपकर हमला करता है, और एंडरमैन, एक प्राणी जो टेलीपोर्ट करने के साथ साथ ब्लॉक उठाने और रखने की क्षमता रखता है, शामिल है। 25 मॉब के ऐसे वेरिएंट भी है जो अलग अलग परिस्थितियों में पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए, जॉम्बी के भूसी और डूबे हुए वेरिएंट होते हैं, जो क्रमशः रेगिस्तान और महासागरों में पैदा होते हैं। क्रिएटिव मोड में खिलाड़ियों को इन्वेंट्री मेनू के माध्यम से गेम में लगभग सभी संसाधनों और वस्तुओं तक पहुंच प्राप्त होती है, और वे उन्हें तुरंत रख या हटा सकते हैं। 49 खिलाड़ी इच्छानुसार खेल की दुनिया में स्वतंत्र रूप से उड़ने की क्षमता को टॉगल कर सकते हैं, और उनके पात्रों को कोई नुकसान नहीं होता है, और वे भूख से प्रभावित नहीं होते हैं। 50 51 गेम मोड खिलाड़ियों को बिना किसी व्यवधान के किसी भी आकार की परियोजनाओं के निर्माण और निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। 49 मल्टीप्लेयर, यह भी देखें मीनक्राफ्ट सर्वर। मीनक्राफ्ट में मल्टीप्लेयर कई खिलाड़ियों को एक ही दुनिया में एक दूसरे के साथ बातचीत और संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह डायरेक्ट गेम टू गेम मल्टीप्लेयर, लैन प्ले, लोकल स्प्लिट स्क्रीन, केवल कंसोल और सर्वर, प्लेयर होस्टेड और बिजनेस होस्टेड के माध्यम से उपलब्ध है। 52 खिलाड़ी अपने स्वयं के सर्वर चला सकते हैं, होस्टिंग प्रदाता का उपयोग कर सकते हैं, या एक्सबॉक्स लाइव के माध्यम से किसी अन्य खिलाड़ी के गेम से सीधे जुड़ सकते हैं। एकल खिलाड़ी दुनिया में स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क समर्थन होता है, जिससे खिलाड़ी बिना सर्वर सेटअप के स्थानीय रूप से परस्पर जुड़े कंप्यूटरों पर एक दुनिया में शामिल हो सकते हैं। 53 मीनक्राफ्ट मल्टीप्लेयर सर्वर ऑपरेटरों द्वारा निर्देशित होते हैं, जिनके पास दिन का समय सेट करने और खिलाड़ियों को टेलीपोर्ट करने जैसे सर्वर कमांड तक पहुंच होती है। ऑपरेटर इस बारे में प्रतिबंध भी लगा सकते हैं कि किस उपयोगकर्ता नाम या आईपी पते को सर्वर में प्रवेश करने की अनुमति है या नहीं। 54 55 खिलाड़ियों के बीच लड़ाई की अनुमति देने के लिए खिलाड़ी बनाम खिलाड़ी मुकाबला पीवीपी सक्षम किया जा सकता है। 56 माइनक्राफ्ट रियल्म्स 2013 में मोजंग ने मीनक्राफ्ट रियल्म्स की घोषणा की, जो एक सर्वर होस्टिंग सेवा है
जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को स्वयं का सेटअप किए बिना आसानी से और सुरक्षित रूप से सर्वर मल्टीप्लेयर गेम चलाने में सक्षम बनाना है। 57-58 एक मानक सर्वर के विपरीत, केवल आमंत्रित खिलाड़ी ही रियल्म्स सर्वर से जुड़ सकते हैं और ये सर्वर आईपी पते का उपयोग नहीं करते हैं। मीनक्राफ्ट जावा एडिशन रियल्म्स सर्वर के मालिक अपने सर्वर पर खेलने के लिए अधिकतम 20 लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं, जिसमें एक समय में अधिकतम 10 खिलाड़ी ऑनलाइन हो सकते हैं। मीनक्राफ्ट रियल्म्स सर्वर के मालिक अपने सर्वर पर खेलने के लिए अधिकतम 3000 लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं, जिसमें एक समय में अधिकतम 10 खिलाड़ी ऑनलाइन हो सकते हैं। 59 मीनक्राफ्ट जावा एडिशन रियल्म्स सर्वर उपयोगकर्ता निर्मित प्लगइन्स का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन खिलाड़ी कस्टम मीनक्राफ्ट मैप खेल सकते हैं। 59 इलेक्ट्रॉनिक एंटरटेनमेंट एक्सपो 2016 में विंडोज 10, iOS और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के बीच क्रॉस प्लेटफॉर्म प्ले के लिए समर्थन जून 2016 में शुरू होने वाले रियल्म्स के माध्यम से जोड़ा गया था। 61 एक्सबॉक्स वन और निंटेंडो स्विच समर्थन के साथ 2017 में बाद में आने के लिए 62 और वर्चुअल रियलिटी डिवाइस के लिए समर्थन। 31 जुलाई 2017 को मोजांग ने क्रॉस प्लेटफॉर्म प्ले की अनुमति देने वाले अपडेट का बीटा संस्करण जारी किया। 63 रियल्म्स के लिए निंटेंडो स्विच समर्थन जुलाई 2018 में जारी किया गया था। 64 अनुकूलन यह भी देखें मीनक्राफ्ट मॉडिंग मॉड टिंकर्स कंस्ट्रक्ट के भीतर एक स्मेल्टरी मॉडिंग समुदाय में प्रशंसक, उपयोगकर्ता और तृतीय पक्ष प्रोग्रामर शामिल है। समय के साथ उत्पन्न हुए विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का उपयोग करते हुए उन्होंने मीनक्राफ्ट के लिए कई प्रकार की डाउनलोड करने योग्य सामग्री का उत्पादन किया है, जैसे संशोधन, बनावट पैक और कस्टम मैप। मीनक्राफ्ट कोर के संशोधन, जिन्हें मॉड कहा जाता है, गेमप्ले में कई तरह के बदलाव जोड़ते हैं, नए ब्लॉक, आइटम और मॉब से लेकर मैकेनिज्म की पूरी सरनिया। 65-66 मॉडिंग समुदाय उन मॉड्स की पर्याप्त आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है जो गेमप्ले को बढ़ाते हैं, जैसे मिनी मैप, वेपॉइंट और स्थायित्व काउंटर, उन लोगों के लिए जो अन्य वीडियो गेम और मीडिया से गेम तत्वों को जोड़ते हैं। 67 जबकि विभिन्न प्रकार के मॉड फ्रेमवर्क को कोर को रिवर्स इंजीनियरिंग करके स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया था। 68 खिलाड़ी अपने स्वयं के मैप्स, कस्टम वर्ल्ड सेव फाइलें भी बना सकते हैं, जिनमें अक्सर विशिष्ट नियम, चुनौतियां, पहेलियां और खोजें होती है और उन्हें दूसरों के खेलने के लिए साझा किया जा सकता है। 69 मोजांग ने अगस्त 2012 में एक एडवेंचर मोड जोड़ा। 70 और अक्टूबर 2012 में कमांड ब्लॉक। 48 जो विशेष रूप से जावा संस्करण में कस्टम मैप्स के लिए बनाए गए थे। जावा संस्करण के संस्करण 1.13 में पेश किए गए डेटा पैक आगे के अनुकूलन की अनुमति देते हैं, जिसमें नई उन्नति, आयाम, कार्य, लूट तालिकाएं, विधेय, व्यंजन, संरचना, टैग, विश्व निर्माण सेटिंग्स और बायोम जोड़ने की क्षमता शामिल है। 71 एक्सबॉक्स 360 संस्करण डाउनलोड करने योग्य सामग्री का समर्थन करता था, जो एक्सबॉक्स गेम स्टोर के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध था। इन सामग्री पैक में आमतौर पर अतिरिक्त चरित्र स्किन होती थीं। 73 बाद में इसे अपने 12वें शीर्षक अपडेट में मैशअप पैक्स को पेश करते हुए टेक्सचर पैक्स के लिए समर्थन प्राप्त हुआ, जिसमें स्किन पैक्स के साथ टेक्सचर पैक्स को जोड़ा गया और गेम की आवाज, संगीत और उपयोगकर्ता इंटरफेस में बदलाव किए गए। 74 एक्सबॉक्स 360 संस्करण के लिए पहला मैशअप पैक और विस्तार से पहला टेक्सचर पैक 4 सितंबर 2013 को जारी किया गया था और इसे मास इफेक्ट फ्रेंचाइजी के बाद थीम किया गया था। 75 हालांकि जावा संस्करण के विपरीत, एक्सबॉक्स 360 संस्करण खिलाड़ी द्वारा बनाए गए मॉड या कस्टम मैप का समर्थन नहीं करता था। 76 निंटेंडो द्वारा सुपर मारियो फ्रेंचाइजी पर आधारित एक क्रॉस प्रमोशनल रिसोर्स पैक 17 मई 2016 को दुनिया भर में वी यू संस्करण के लिए जारी किया गया था। 77 फॉलआउट पर आधारित मैशअप पैक को वी यू संस्करण पर रिलीज करने की घोषणा की गई थी।
78 अप्रैल 2018 में गेम के जावा संस्करण के साथ उपयोग के लिए कई डाउनलोड करने योग्य उपयोगकर्ता निर्मित मिनक्राफ्ट स्किन में मैलवेयर की खोज की गई थी। 79 अवास्ट ने कहा कि लगभग 50,000 खाते संक्रमित थे और सक्रिय होने पर मैलवेयर उपयोगकर्ता की हार्ड ड्राइव को फिर से स्वरूपित करने का प्रयास करेगा। 79 मोजांग ने तुरंत इस मुद्दे को ठीक कर दिया और एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि कोर को गेम द्वारा चलाया या पढ़ा नहीं जाएगा। जून 2017 में मोजांग ने गेम के बेडरॉक संस्करण के लिए डिस्कवरी अपडेट के रूप में जाना जाने वाला अपडेट जारी किया। 82 अपडेट में एक नया नक्शा, एक नया गेम मोड, मार्केट प्लेस, उपयोगकर्ता द्वारा तैयार की गई सामग्री की एक सूची शामिल है जो मिनक्राफ्ट रचनाकारों को गेम से जीविकोपार्जन का एक और तरीका देती है और बहुत कुछ। 83、84、85。विकास 2016 में जीडीसी में मिनक्राफ्ट निर्माता मार्कस नॉच पर्सन, 2011 में माइनक्राफ्ट के प्रमुख डिजाइनर और क्रिएटिव डायरेक्टर जेन्स जेब बर्गेस्टन। माइनक्राफ्ट के साथ आने से पहले मार्कस नॉच पर्सन मार्च 2009 तक किंग के साथ एक गेम डेवलपर थे। उस समय ज्यादातर ब्राउज़र गेम परोसते थे, जिसके दौरान उन्होंने कई अलग-अलग प्रोग्रामिंग भाषाओं को सीखा। 86 वह घर पर अपने ऑफ आवर्स के दौरान अपने खुद के गेम का प्रोटोटाइप बनाते थे, जो अक्सर अन्य गेम से मिली प्रेरणा पर आधारित होते थे और स्वतंत्र डेवलपर्स के लिए TIG सोर्स फोरम में अक्सर भाग लेते थे। 86 इन व्यक्तिगत परियोजनाओं में से एक को रूबीडुंग कहा जाता था, जो कि ड्वार्फ फोर्ट्रेस से प्रेरित एक बेस बिल्डिंग गेम था, लेकिन रोलर कोस्टर टाइकून की तरह एक आइसोमेट्रिक 3 डायमेंशनल गेम के रूप में। 87 उन्होंने पहले से ही एक अन्य ज़ोंबी गेम प्रोटोटाइप के लिए एक 3D टेक्सचर मैपर बना लिया था। 88 रूबीडंग में उन्होंने जिन विशेषताओं की खोज की, उनमें डंगन कीपर के समान एक प्रथम व्यक्ति दृश्य था, लेकिन उस समय उन्हें लगा कि ग्राफिक्स बहुत अधिक पिक्सेलयुक्त थे और इस मोड को छोड़ दिया गया। 88 89 मार्च 2009 के आसपास पर्सन ने किंग को छोड़ दिया और जेएल्बम में शामिल हो गए, लेकिन अन्यथा अपने प्रोटोटाइप पर काम करते रहे। 90、89、91。अप्रैल 2009 में पहली बार रिलीज किया गया ब्लॉक आधारित ओपन एंडेड माइनिंग गेम इन्फिनिमिनर ने पर्सन को रूबीडंग को आगे ले जाने के लिए प्रेरित किया। 88 इन्फिनिमिनर ने गेमप्ले की दृश्य शैली को बहुत प्रभावित किया, जिसमें पहले व्यक्ति मोर, ब्लॉकी दृश्य शैली और ब्लॉक बिल्डिंग मूल सिद्धांतों को वापस लाना शामिल है। 88 हालांकि इन्फिनिमिनर के विपरीत पर्सन चाहते थे कि मिनक्राफ्ट में RPG तत्व हो। 92、मिनक्राफ्ट का मूल निर्माण 17 मई 2009 को TIG सोर्स फोरम पर जारी किया गया था। 93 जैसे जैसे साल बीतते गए, पर्सन नियमित रूप से टेस्ट बिल्ड जारी करते रहे, जिसमें टूल, मॉब और यहां तक कि पूरी तरह से अलग आयाम जैसी अधिक सुविधाएं शामिल थीं। 2011 में आंशिक रूप से खेल की बढ़ती लोकप्रियता के कारण पर्सन ने एक पूर्ण 1.0 संस्करण जारी करने का फैसला किया, जो बाद में एडवेंचर अपडेट बन गया। इसे 18 नवंबर 2011 को जारी किया गया था। इसके तुरंत बाद पर्सन ने खेल पर विकास छोड़ दिया और जेन्स जेब बर्गनस्टेन को परियोजना का नेतृत्व दिया। 94、15 सितंबर 2014 को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और एक्सबॉक्स वीडियो गेम कंसोल के डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट ने मोजांग को खरीदने के लिए $2.5 बिलियन के सौदे की घोषणा की, साथ ही माइनक्राफ्ट बौद्धिक संपदा का स्वामित्व भी। 95, 96, 97 इस सौदे का सुझाव पर्सन ने दिया था जब उन्होंने एक ट्वीट पोस्ट कर एक कॉरपोरेशन से खेल का अपना हिस्सा खरीदने के लिए कहा था। खेल के एंड यूजर लाइसेंस समझौते EULA में शर्तों को लागू करने के लिए आलोचना प्राप्त करने के बाद, जो पिछले 3 वर्षों में EULA में मौजूद था। 98, 99, 100 पर्सन के अनुसार मोजांग के CEO कार्ल मन्नेह को ट्वीट के तुरंत बाद एक माइक्रोसॉफ्ट के कार्यकारी का फोन आया, जिसमें पूछा गया कि क्या पर्सन इस सौदे को लेकर गंभीर है।
मोजांग को एक्टिविजन ब्लिजार्ड और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स सहित अन्य कंपनियों ने भी संपर्क किया था। 100 माइक्रोसॉफ्ट के साथ यह सौदा 6 नवंबर 2014 को मध्यस्थता के माध्यम से हुआ और पर्सन फोर्ब्स के विश्व के अरबपतियों में से एक बन गए। 101、102、103、100。मीनाक्राफ्ट के पहले टेस्ट बिल्ड के बाद से गेम को लगातार कई प्रमुख ड्रॉप्स के साथ अपडेट किया गया है, जो उन उपयोगकर्ताओं के लिए मुफ्त में उपलब्ध है जिन्होंने पहले ही गेम खरीद लिया है। 104 प्रत्येक प्रमुख ड्रॉप खिलाड़ी के लिए नए ब्लॉक, आइटम, जीव और स्थान जोड़ता है। शुरुआती अपडेट में अक्सर गेमप्ले बदलने वाले मैकेनिक्स और नई अवधारणाएं पेश की जाती थीं, जबकि हाल के अपडेट में मौजूदा सुविधाओं में गुणवत्ता की जीवन के बदलाव शामिल होते हैं। 105 बेहतर स्रोत की आवश्यकता है। 13 जून 2024 तक गेम के लिए सबसे हालिया प्रमुख ड्रॉप 1.21 ट्रिकी ट्रायल्स अपडेट था, जिसने अन्य ब्लॉक और आइटम के अलावा एक नए मॉब ब्रीज के साथ एक नया ट्रायल चैम्बर स्ट्रक्चर पेश किया। 106、गेम के मूल संस्करण का नाम बदलकर 18 सितंबर 2017 को मीनाक्राफ्ट जावा एडिशन कर दिया गया था, ताकि इसे बेडरॉक संस्करण से अलग किया जा सके, जिसे बेटर टुगेदर अपडेट में सिर्फ मीनाक्राफ्ट नाम दिया गया था। 107 बेडरॉक संस्करण को भी नियमित रूप से अपडेट किया गया है। ये अपडेट अब जावा संस्करण अपडेट की थीम से मेल खाते हैं। गेम के अन्य संस्करण जैसे कि विभिन्न कंसोल संस्करण और पॉकेट संस्करण या तो बेडरॉक में विलय कर दिए गए या बंद कर दिए गए, और इस तरह उन्हें आगे कोई अपडेट नहीं मिला। 107、16 अप्रैल 2020 को मीनाक्राफ्ट का एक बेडरॉक संस्करण, अन्य बीटा संस्करण जिसे मीनाक्राफ्ट RTX कहा जाता है, शारीरिक रूप से आधारित रेंडरिंग, रियल टाइम पथ ट्रेसिंग, 108 और DLSS को RTX सक्षम GPU पर नवीडिया द्वारा जारी किया गया था। 109 सार्वजनिक रिलीज संस्करण 8 दिसंबर 2020 को उपलब्ध कराया गया था। 110 पथ अनुरेखण केवल समर्थित दुनिया पर सक्षम किया जा सकता है, जिसे इनगेम मीनाक्राफ्ट मार्केटप्लेस के माध्यम से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। 111 एक बनावट पैक के साथ जिसे नवीडिया की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। 111 या संगत तृतीय पक्ष बनावट पैक के साथ। 112 इसे किसी भी दुनिया पर किसी भी बनावट पैक के साथ डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम नहीं किया जा सकता है। 113 114 शुरुआत में मीनाक्राफ्ट RTX कई बग, डिस्प्ले त्रुटियों और अस्थिरता के मुद्दों से प्रभावित था। 115、116。संस्करणों। मीनाक्राफ्ट का मूल संस्करण, जिसे अब जावा संस्करण के रूप में जाना जाता है, पहली बार मई 2009 में विकसित किया गया था। पर्सन ने YouTube पर मीनाक्राफ्ट के शुरुआती संस्करण का एक परीक्षण वीडियो जारी किया। 88 117 मीनाक्राफ्ट का आधार कार्यक्रम पर्सन द्वारा उस महीने के अंत में पूरा किया गया था और 16 मई 2009 को टिगायासी पर एक निजी परीक्षण जारी किया गया था। 118 खेल को पहली बार 17 मई 2009 को TIG सोर्स मंचों पर विकासात्मक रिलीज के रूप में जनता के लिए जारी किया गया था। 93 पर्सन ने मंचों से मिले फीडबैक के आधार पर खेल को अपडेट किया। 86 119 यह संस्करण बाद में क्लासिक संस्करण के रूप में जाना जाने लगा। 120 आगे के विकासात्मक चरणों को सर्वाइवल टेस्ट, इनडेव और इन्फदेव के रूप में डब किया गया, जिन्हें 2009 और 2010 में जारी किया गया। 89、पहला बड़ा अपडेट, जिसे अल्फा नाम दिया गया, 30 जून 2010 को जारी किया गया। 121 122 हालांकि पहले पर्सन ने जल्बम.नेट के साथ एक दिन की नौकरी बनाए रखी, लेकिन बाद में उन्होंने गेम के अल्फा संस्करण की बिक्री के विस्तार के रूप में मीनाक्राफ्ट पर पूर्णकालिक काम करने के लिए नौकरी छोड़ दी। 123 पर्सन ने उपयोगकर्ताओं को स्वचालित रूप से वितरित रिलीज के साथ गेम को अपडेट करना जारी रखा। इन अपडेट में नए आइटम, नए ब्लॉक, नए मॉब, उत्तरजीविता मोर और गेम के व्यवहार में बदलाव शामिल थे, जैसे पानी कैसे बहता है। 123 मीनाक्राफ्ट के विकास का समर्थन करने के लिए
पर्सन ने गेम से अर्जित धन के साथ एक वीडियो गेम कंपनी मोजांग की स्थापना की। 124, 125, 126 मोजांग के सहसंस्थापकों में किंग से पर्सन के सहकर्मियों में से एक जैकब पोर्सर और जेएलबम के सीईओ कार्ल मन्नेह शामिल थे। 86 11 दिसंबर 2010 को पर्सन ने घोषणा की कि 20 दिसंबर 2010 को मीनक्राफ्ट अपने बीटा परीक्षण चरण में प्रवेश कर रहा था। 127 उन्होंने आगे कहा कि बग फिक्स और रिलीज से पहले और उसके बाद के सभी अपडेट अभी भी मुफ्त होंगे। 128 विकास के दौरान मोजंग ने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कई नए कर्मचारियों को काम पर रखा। 129 मोजांग ने गेम को बीटा से बाहर कर दिया और 18 नवंबर 2011 को पूर्ण संस्करण जारी किया। 1 दिसंबर 2011 को जेम्स जेब बर्गेस्टन ने पर्सन को प्रमुख डिजाइनर के रूप में प्रतिस्थापित करते हुए मीनक्राफ्ट पर पूर्ण रचनात्मक नियंत्रण ले लिया। 28 फरवरी 2012 को मोजांग ने घोषणा की कि उन्होंने मीनक्राफ्ट के लिए लोकप्रिय बुककिट डेवलपर एपीआई के डेवलपर्स को काम पर रखा है। 56 ताकि सर्वर संशोधनों के लिए मीनक्राफ्ट के समर्थन में सुधार किया जा सके। 130 इस अधिग्रहण में मोजांग द्वारा स्पष्ट रूप से क्राफ्ट बुककिट सर्वर मोर का पूर्ण स्वामित्व लेना भी शामिल था, जो बुककिट के उपयोग को सक्षम करता है। 131 हालांकि इस दावे की वैधता पर कई योगदानकर्ताओं के साथ एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के रूप में इसकी स्थिति के कारण सवाल उठाया गया था। पॉकेट संस्करण। पॉकेट संस्करण यहां पुनर्निर्देशित होता है। पुस्तक के प्रकार के लिए पॉकेट संस्करण देखें। अगस्त 2011 में मीनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को शुरुआती अल्फा संस्करण के रूप में एंड्रॉयड मार्केट पर एक्सपीरिया प्ले के लिए जारी किया गया था। फिर इसे 8 अक्टूबर 2011 को कई अन्य संगत उपकरणों के लिए जारी किया गया था। 133 134 मीनक्राफ्ट का एक आईओएस संस्करण 17 नवंबर 2011 को जारी किया गया था। 135 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा मोजंग का अधिग्रहण करने के तुरंत बाद विंडोज फोन के लिए एक पोर्ट उपलब्ध कराया गया था। 136 पोर्ट रचनात्मक निर्माण और खेल के आदिम अस्तित्व के पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और इसमें पीसी रिलीज की सभी सुविधाएं शामिल नहीं थीं। उद्धरण वांछित। अपने ट्विटर अकाउंट पर जेम्स बर्गेस्टन ने कहा कि मीनक्राफ्ट का पॉकेट संस्करण C++ में लिखा गया है, न कि जावा में। ऐसा इसलिए है क्योंकि आईओएस जावा का समर्थन नहीं कर सकता है। 137 हालांकि अब एंड्रॉयड और आईओएस दोनों उपकरणों पर अनौपचारिक रूप से जावा संस्करण खेलने का एक तरीका मौजूद है। 138 139 10 दिसंबर 2014 को विंडोज फोन 8.1 के लिए पॉकेट संस्करण का एक पोर्ट जारी किया गया था। 140 जनवरी 2017 में माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की कि वह अब पॉकेट संस्करण के विंडोज फोन संस्करणों को बनाए नहीं रखेगा। 141 19 दिसंबर 2016 को मीनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का पूर्ण संस्करण आईओएस, एंड्रॉयड और विंडोज फोन पर जारी किया गया था। पॉकेट एडिशन को 2017 में बेडरॉक एडिशन में फिर से बनाया गया, जिससे एक्सबॉक्स वन और निंटेंडो स्विच एडिशन के साथ क्रॉस प्लेटफॉर्म प्ले सक्षम हो गया। 142 बेडरॉक संस्करण और कंसोल संस्करण। स्टूडियो द्वारा विकसित गेम का एक एक्सबॉक्स 360 संस्करण 9 मई 2012 को जारी किया गया था। 143 144 22 मार्च 2012 को यह घोषणा की गई थी कि मीनक्राफ्ट आर्केड नेक्स्ट नामक एक नए एक्सबॉक्स लाइव प्रमोशन में प्रमुख गेम होगा। 144 गेम कई मायनों में होम कंप्यूटर संस्करणों से अलग है, जिसमें एक नया डिजाइन किया गया क्राफ्टिंग सिस्टम, नियंत्रण इंटरफेस, इन-गेम ट्यूटोरियल, स्प्लिट स्क्रीन मल्टीप्लेयर और एक्सबॉक्स लाइव के माध्यम से दोस्तों के साथ खेलने की क्षमता शामिल है। 145 146 एक्सबॉक्स 360 संस्करण में दुनिया भी अनंत नहीं है और अनिवार्य रूप से अदृश्य दीवारों द्वारा बैरिकेड की गई है। 146
Xbox 360 संस्करण मूल रूप से पुराने पीसी संस्करणों की सामग्री के समान था। 143, 147, 148 अन्य संवर्धनों के बीच बड़ी दुनिया की विशेषता वाला एक Xbox One संस्करण 149 5 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। 149， प्लेस्टेशन 3 और प्लेस्टेशन 4 के लिए गेम के संस्करण क्रमशः 17 दिसंबर 2013 और 4 सितंबर 2014 को जारी किए गए थे। 150 प्लेस्टेशन 4 संस्करण को लॉन्च शीर्षक के रूप में घोषित किया गया था, हालांकि अंततः इसमें देरी हुई। 151 152 प्लेस्टेशन वीटा के लिए एक संस्करण भी अक्टूबर 2014 में जारी किया गया था। 153 Xbox संस्करणों की तरह प्लेस्टेशन संस्करण 4J स्टूडियो द्वारा विकसित किए गए थे। 154， 17 दिसंबर 2015 को मीनाक्राफ्ट Wii U संस्करण जारी किया गया था। Wii U संस्करण को उत्तरी अमेरिका में 17 जून 2016 को एक भौतिक रिलीज मिली। 155 जापान में 23 जून 2016 को, 156 और यूरोप में 30 जून 2016 को। 157 गेम का एक निंटेंडो स्विच संस्करण 11 मई 2017 को निंटेंडो ईशॉप पर जारी किया गया था। साथ ही बाद की तारीख के लिए एक भौतिक खुदरा संस्करण भी निर्धारित किया गया था। 158 13 सितंबर 2017 को एक निंटेंडो डायरेक्ट प्रेजेंटेशन के दौरान निंटेंडो ने घोषणा की कि मीनाक्राफ्ट न्यू निंटेंडो 3DS संस्करण लाइव स्ट्रीम के तुरंत बाद डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा और एक भौतिक प्रतिबाद की तारीख में उपलब्ध होगी। गेम केवल न्यू 3DS और न्यू 3DS XL या न्यू 2DS XL सिस्टम के साथ संगत है और मूल 3DS और 3DS XL या 2DS सिस्टम के साथ काम नहीं करता है। 159， 20 सितंबर 2017 को बेटर टुगेदर अपडेट को Xbox One, Windows 10, VR और गेम के मोबाइल संस्करणों पर रिलीज किया गया, जिसमें इन संस्करणों में से प्रत्येक के बीच क्रॉस प्लेटफॉर्म प्ले को सक्षम करने के लिए पॉकेट एडिशन इंजन का उपयोग किया गया। खेल के इस संस्करण को अंततः बेडरॉक संस्करण के रूप में जाना जाने लगा। 160 कुछ ही समय बाद बेडरॉक संस्करण को निंटेंडो स्विच पर भी पोर्ट किया गया। 18 दिसंबर 2018 को मीनाक्राफ्ट के प्लेस्टेशन 3, प्लेस्टेशन वीटा, Xbox 360 और Wii U संस्करणों को अपना अंतिम अपडेट प्राप्त हुआ और बाद में इसे लिगेसी कंसोल एडिशन के रूप में जाना जाने लगा। 161， 15 जनवरी 2019 को मीनाक्राफ्ट के नए निंटेंडो 3DS संस्करण को अपना अंतिम अपडेट प्राप्त हुआ, साथ ही प्रभावी रूप से बंद भी हो गया। 162， मीनाक्राफ्ट के प्लेस्टेशन 4 संस्करण को दिसंबर 2019 में अपडेट किया गया और यह बेडरॉक संस्करण का हिस्सा बन गया, जिसने मुफ्त Xbox लाइव खाते वाले उपयोगकर्ताओं के लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म प्ले को सक्षम किया। 163， बेडरॉक संस्करण के हिस्से के रूप में लॉन्च होने वाला सबसे नया कंसोल संस्करण प्लेस्टेशन 5 संस्करण होगा, जिसे 2024 में विकास में होने की घोषणा की गई थी। 164， माइनक्राफ्ट शिक्षा पूर्व में मीनाक्राफ्ट एजुकेशन एडिशन 165 खेल का एक शैक्षिक संस्करण है, जिसे विशेष रूप से स्कूलों जैसे शैक्षिक प्रतिष्ठानों में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है और बेडरॉक संस्करण कोरबेस से बनाया गया है। यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एंड्रॉयड, मैकओएस, आईपैडओएस और क्रोमओएस पर उपलब्ध है। 166 167 इसमें एक रसायन विज्ञान संसाधन पैक, 168 ऑनलाइन उपलब्ध निःशुल्क पाठ योजनाएं और 2 निःशुल्क साथी अनुप्रयोग शामिल है। कोर कनेक्शन और कक्षा मोड। 169， प्रारंभिक बीटा परीक्षण 9 जून से 1 नवंबर 2016 के बीच किया गया था। 170 पूरा गेम 1 नवंबर 2016 को विंडोज 10 और मैकओएस पर जारी किया गया था। 171 20 अगस्त 2018 को मोजंग ने घोषणा की कि वह शरद ऋतु 2018 में आईपैडओएस में शिक्षा संस्करण लाएगा। इसे 6 सितंबर 2018 को ऐप स्टोर पर जारी किया गया था। 172 27 मार्च 2019 को
यह घोषणा की गई कि इसे चीन में JD.com द्वारा संचालित किया जाएगा। 173 26 जून 2020 को शिक्षा संस्करण के लिए एक सार्वजनिक बीटा गूगल प्ले स्टोर संगत क्रोमबुक के लिए उपलब्ध कराया गया था। पूरा गेम 7 अगस्त 2020 को क्रोमबुक के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जारी किया गया था। 167 चीन संस्करण 20 मई 2016 को मीनाक्राफ्ट चाइना एडिशन को चीन के लिए स्थानीयकृत संस्करण के रूप में घोषित किया गया था, जहां इसे नेटीज और मोजंग के बीच लाइसेंसिंग समझौते के तहत जारी किया गया था। 174 पीसी संस्करण 8 अगस्त 2017 को सार्वजनिक परीक्षण के लिए जारी किया गया था। iOS संस्करण 15 सितंबर 2017 को जारी किया गया था और एंड्रॉयड संस्करण 12 अक्टूबर 2017 को जारी किया गया था। 175 176 177 पीसी संस्करण मूल जावा संस्करण पर आधारित है, जबकि iOS और एंड्रॉयड मोबाइल संस्करण बेडरॉक संस्करण पर आधारित है। संस्करण फ्री टू प्ले है और नवंबर 2019 तक इसके 300 मिलियन से अधिक खिलाड़ी थे। 178 विंडोज के लिए मीनाक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन का यह संस्करण माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 10 और विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक्सक्लूसिव है। विंडोज 10 के लिए बीटा रिलीज 29 जुलाई 2015 को विंडोज स्टोर पर लॉन्च किया गया। 179 दोस्तों 4 अप्रैल 2025 इसकी रिलीजिंग डेट है। वनस ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट में से बनाया गया है और मेन बेस्ड लैंग्वेज है इंग्लिश रहने वाली है। बाकी टीजर ट्रेलर एक फर्स्ट लुक जो है वो आउट कर दिया गया है, आप लोग देख पाओगे। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो वनस ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो इंडिया में भी इसे बड़े स्केल पर एक तरह से रिलीज़ किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इसके लिए 4 नवंबर 2025 तक का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।